Welcome to Infinity IQ Plus. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अब केमिस्ट्री होगी आसान। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आज से क्लास 10th की केमिस्ट्री। हालांकि क्लास 10th में साइंस के जनरली आपने देखा होगा एक ही टीचर आपको फिजिक्स भी पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री भी और बायो भी। बट हमारे प्लेटफॉर्म में केमिस्ट्री मैं पढ़ाऊंगा। मेरा नाम है ब्रिजेश श्रीवास्तव। जनरली मैं 11th-12th की केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ प्लस जेई एंड नीट की। बट मैंने सोचा है कि बच्चों का फाउंडेशन भी स्ट्रांग हो, तो मैं 9th-10th के बच्चों को भी केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। साथ साथ हमारे पैनल में मैथमेटिक्स जो 10th का पढ़ा रहे हैं वो कैलाश सर हैं, फिजिक्स भी कैलाश सर देखेंगे, और हमारे बायो सर जो 11th-12th और नीट को पढ़ाते हैं बायो, वो आपके क्लास 9th और 10th की बायोलॉजी आपको पढ़ाएंगे। तो आज से हमारी ये जर्नी जो स्टार्ट हो रही है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैं ट्राई करूंगा कि आपके लिए केमिस्ट्री काफ़ी स्ट्रांग हो, काफ़ी इजी हो। बीच बीच में हम एक्सपेरिमेंट्स भी करते रहेंगे। तो क्लास 10 से जो मैंने फर्स्ट चैप्टर सेलेक्ट किया है कि जिसके साथ हम आज स्टार्ट करेंगे, वो है हमारा कार्बन एंड कंपाउंड। तो हमारे इस जर्नी में आप सबसे पहले आप पढ़ेंगे कार्बन एंड कंपाउंड्स के बारे में, राइट। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। मैं पढ़ाऊंगा आपको इसकी हिस्ट्री से रिलेटेड चीजें, ताकि आपका फाउंडेशन काफी स्ट्रांग रहे। सिलेबस तो हमें डिस्कस करना ही है, वो तो कंपलसरी है, नेसेसरी है। एनसीईआरटी क्वेश्चन तो हम करेंगे ही, प्रैक्टिस भी करेंगे हमारे पोर्टल पे। बट कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो इंटरेस्टिंग तभी होगा जो कंपाउंड हम पढ़ रहे हैं उसके यूजेस भी साथ साथ बताया जाए, प्लस इसकी हिस्ट्री कि आखिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे बिगिन हुआ। आपके सिलेबस में कार्बन एंड कंपाउंड थर्ड पे होगा या फोर्थ पे होगा, नई और पुरानी सिलेबस के अकॉर्डिंग, लेकिन हमने स्टार्ट इससे किया है ताकि आप एक बार केमिस्ट्री को अच्छे से समझो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक्चुअली बोरिंग नहीं है, ये काफी इंटरेस्टिंग है। तो कार्बन एंड कंपाउंड्स में जो सबसे पहली थ्योरी हम पढ़ते हैं वो बर्जीलियस की थ्योरी है, वाइटल फोर्स थ्योरी। यदि ये वाइटल फोर्स थ्योरी करेक्ट होता तो आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना ही 9th-10th में ना 11th-12th में कहीं भी नहीं पढ़ रहे होते। आज से 200 साल पहले की बात है। एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट थे सर जे जे बर्जीलियस। बर्जीलियस का ऐसा मानना था कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आप लैब में नहीं बना सकते। इन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी। लैब में आप ऑर्गेनिक कंपाउंड बना ही नहीं सकते। दे आर मेड ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वाइटल फोर्स और नेचुरल पावर। मतलब गॉड ने बनाया है हमें, गॉड ने बनाया है एप्पल, लेमन। तो एक्चुअली लेमन के अंदर आप सबने पढ़ा होगा, सुना होगा कि सिट्रिक एसिड होता है, एप्पल में क्या होता है, मैलिक एसिड। तो बर्जीलियस का क्या मानना था कि जो एप्पल है उसके अंदर का मैलिक एसिड, क्योंकि एप्पल नेचर ने बनाया है तो नेचर ही मैलिक एसिड बना सकता है। इन्होंने इस थीसिस पे एक थ्योरी बनाया कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी। लेबोरेटरी का आप शॉर्ट में लैब लिख सकते हो। एंड दे आर मेड ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वाइटल फोर्स और नेचुरल पावर। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लैब में नहीं बना सकते। दे आर मेड ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वाइटल फोर्स और नेचुरल पावर। अब एक बहुत बड़े साइंटिस्ट का स्टेटमेंट आ गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड तो लैब में बनेंगे ही नहीं, तो बाकी जितने भी वहाँ जूनियर साइंटिस्ट होंगे या जो भी एस्पिरेंट्स होंगे, जो स्टूडेंट्स होंगे रिसर्च वाले, उनका उसमें क्या इंटरेस्ट ही फिनिश हो गया होगा। अब जैसे एक बड़े टीचर का स्टेटमेंट आएगा आपके क्लास में कि ये क्वेश्चन मत पढ़ो, एग्जाम में नहीं आएगा, तो आप उसको फॉलो करोगे, राइट। तो ज्यादातर लोगों ने बर्जीलियस को फॉलो किया और सबका इंटरेस्ट ऑर्गेनिक से फिनिश हो गया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिसर्च करना ही बेकार है। बट आगे की स्लाइड में आप देखोगे कि इनके ही एक स्टूडेंट थे, मोलर। अच्छा, पहले मैं ये बता देता हूँ कि अपनी थ्योरी को इन्होंने स्टेटमेंट तो दे दिया, बट हर एक स्टेटमेंट के पीछे आपको कुछ थीसिस ये प्रूफ तो करना पड़ेगा ना कि आखिर क्यों लैब में नहीं बनेगा। तो इन्होंने क्या बताया था बर्जीलियस ने, उस समय जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूज होते थे उनका सोर्स नेचुरल सोर्स था। Organic compounds were used at that time mostly obtained from natural sources. उन्होंने कुछ एग्जांपल के थ्रू अपने थ्योरी को, अपने थीसिस को करेक्ट प्रूव किया था। लाइक मैलिक एसिड एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसका सोर्स क्या है, एप्पल। अब बर्जीलियस का क्या मानना था कि एप्पल तो लैब में हम बना नहीं सकते, उस टाइम की बात 200 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो एप्पल के अंदर का एसिड भी हम नहीं बना पाएंगे। सिट्रिक एसिड फ्रॉम लेमन, ऑरेंज एंड अदर सिट्रस फ्रूट। सिट्रिक एसिड का सोर्स क्या था, या तो वो लेमन से मिलेगा या फिर ऑरेंज से, या जो भी खट्टे फल होते हैं उनसे मिलेगा। अब क्या ये सब लेमन, ऑरेंज या सिट्रस फ्रूट हम लैब में बना सकते थे, नहीं, तो उनके अंदर का केमिकल जो ऑर्गेनिक है वो भी नहीं बनेगा। नेक्स्ट एग्जांपल उन्होंने दिया था कि फॉर्मिक एसिड फ्रॉम रेड आंट्स।
देखो कभी आपको हनी बी स्टिंग लगा हो या चींटियों ने काटा हो तो क्या होता है, बॉडी के उस पार्ट पे थोड़ी स्वेलिंग हो जाता है, इचिंग होता रहेगा, और वो धीरे धीरे ठीक होता है क्योंकि उनके डिफेंस मैकेनिज्म में, वो एंट हो या हनी बी स्टिंग हो, वो क्या करते हैं, उनके डिफेंस मैकेनिज्म, उनके अंदर फॉर्मिक एसिड है, हमारे बॉडी में अपने डंक के द्वारा वो क्या करते हैं, फॉर्मिक एसिड इंसर्ट कर देंगे जिससे स्वेलिंग होती है। तो फॉर्मिक एसिड कहाँ प्रेजेंट है, रेडांट और हनी बी स्टिंग में। तो क्या रेडांट लैब में बनते थे? नहीं। क्या हनी बी लैब में सिंथेसाइज होते हैं? नहीं। तो उनके अंदर का केमिकल भी लैब में नहीं बनेगा, ऐसा बर्जीलियस का मानना था। नेक्स्ट एग्जांपल आप देखो, यूरिक एसिड फ्रॉम एनिमल यूरिन। एनिमल और प्लांट, ये दो कैटेगरी बायो में पढ़ाया जाता है, तो ह्यूमन बीइंग भी एनिमल की कैटेगरी में आते हैं क्योंकि बायो में आप पढ़ते हो प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो हमारे यूरिन में यूरिक एसिड होता है, ये भी गॉड ने बनाया है, नेचर ने बनाया है, किसी वाइटल फोर्स ने बनाया है, लैब में ये सब सिंथेसाइज नहीं हो सकता है, उनका मानना था उस टाइम। ऑक्सैलिक एसिड फ्रॉम शुगर केन एंड टोमेटो। अब शुगर केन, गन्ने को आप लैब में नहीं बना सकते, टोमेटो आप लैब में नहीं बना सकते, तो उसके अंदर जो ऑक्सैलिक एसिड है वो भी नहीं बनेगा, ऐसा बर्जीलियस का मानना था, राइट। ये सब स्टार्टिंग की थ्योरी बता रहा हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कैसे हुआ। टार्टरिक एसिड, टैमरिंड, इमली। देखो टैमराइंड, इमली के अंदर होता है टार्टरिक एसिड। टैमराइंड इमली किसने बनाया? नेचर ने बनाया, गॉड ने बनाया। तो इसके अंदर का जो टार्टरिक एसिड है वो भी हम लैब में नहीं बना सकते एट दैट टाइम। लैक्टिक एसिड कहाँ प्रेजेंट होता है? मिल्क में, कर्ड में। और ऐसे कई एग्जांपल्स के थ्रू उन्होंने ये प्रूव किया था उस टाइम कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में नहीं बनेगा, दे आर मेड ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वाइटल फोर्स और नेचुरल पावर। ऑर्गेनिक सोर्सेज से ही ये हमें मिलेगा। डेवोजियर ने कंपाउंड को पहले क्लासिफाई किया कि कंपाउंड दो टाइप के होते हैं, एक जो मिलेंगे आपको नेचुरल रिसोर्सेज से, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एक मिलेंगे ऐसे नॉन लिविंग थिंग से, जैसे आपको मिलेगा अर्थ क्रस्ट से, एटमॉस्फेयर में, सी ओशन में, वो इनऑर्गेनिक होंगे। फिर ऑर्गेनिक में सबसे पहली थ्योरी बर्जीलियस ने क्या बोल दिया कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में नहीं बनेगा, सिंथेसाइज करने की जरूरत ही नहीं है, वो हमेशा नेचर से मिलेगा, नेचुरल सोर्सेज से मिलेगा, प्लांट से या एनिमल से। बट 1828 1828 में इनके एक स्टूडेंट थे वोलर। अब हम नेक्स्ट जो डिस्कशन करेंगे वोलर के सिंथेसिस पे। 1828 में इनके एक स्टूडेंट थे बर्जीलियस के जिनका नाम था वोलर। वोलर ने लैब में इनऑर्गेनिक केमिकल का ही यूज किया था, बट लैब में उन्होंने इनऑर्गेनिक केमिकल का यूज करके पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया, यूरिया। यूरिया से हम सब फेमिलियर हैं, यूरिया फर्टिलाइजर, एक व्हाइट कलर का जैसे साबुदाना टाइप ही पार्टिकल होगा, और उसका यूज आजकल केमिकल फर्टिलाइजर के फॉर्म में होता है। तो आपसे पूछा जाए कि विच वन इज वाज द फर्स्ट कंपाउंड, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज इन लैब, तो आप क्या बोलोगे? यूरिया। किसने सिंथेसाइज किया था? स्टूडेंट थे, किसके स्टूडेंट थे? बर्जीलियस के स्टूडेंट थे वोलर, उन्होंने बनाया था। अब कैसे बनाया था वो पूरा हम डिस्कशन करेंगे। वोलर ने 1828 ईस्वी में, ये भी लगभग 200 साल पहले की बात है, ये जर्मन केमिस्ट थे, स्टूडेंट का प्यूपिल से वगैरह बोल सकते हो। उन्होंने क्या सिंथेसाइज किया? यूरिया। कैसे सिंथेसाइज किया? अमोनियम क्लोराइड और पोटेशियम साइनेट। किसी किसी बुक में आप देखोगे अमोनियम क्लोराइड की जगह अमोनियम सल्फेट या अमोनियम नाइट्रेट भी होगा, मतलब उन्होंने अमोनियम का एक सॉल्ट लिया, पोटेशियम साइनेट फिक्स्ड है, ये चेंज आपको नहीं दिखेगा। ये दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं? अमोनियम साइनेट। और इस अमोनियम साइनेट की जब हम रीअरेंजमेंट करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा यूरिया में। यूरिया वाज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड synthesized in lab। पहला तो हमेशा याद रखना ही होता है, जनरली कई बार ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि विच वन was the first organic compound synthesized in lab। ऑप्शन में एक यूरिया भी रहेगा, और यूरिया का यूज देखने से अभी शुगर टाइप आपको दिख रहा होगा, चीनी की तरह या साबुदाने की तरह। इसका यूज केमिकल फर्टिलाइजर, हालांकि बहुत अच्छा नहीं होता, ऑर्गेनिक खाद या ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर ही हमारे खेत के लिए अच्छे हैं, और उससे जो फसल मिलेगा या फल सब्जियां वो हमारे हेल्थ के लिए बेटर है। यूरिया इतना बेटर नहीं है। तो यूरिया का फॉर्मूला है NH2CONH2। इसको आप और दो तरीके से लिख सकते हो, CONH2 होल ट्वाइस। तो ये यूरिया बनाया उन्होंने इनऑर्गेनिक केमिकल का यूज करके, और ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसे हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड इन लैब।
अब जब यूरिया बना तब भी लोगों ने बर्जीलियस को काफी फॉलो किया, काफी रिसर्च नहीं हुए। अब मेन डिस्कवरीज की बात करें तो इसके बाद लैब में कुछ बना होगा, उसमें था विनेगर, एसिटिक एसिड, CH3COOH, एसिटिक एसिड की डिस्कवरी हुई थी 1844 में, साइंटिस्ट थे कोल्बे। उसके बाद मेन डिस्कवरी में आप देखोगे मीथेन, मीथेन डिस्कवर किया था बर्थेलो ने 1856। एसिटिक एसिड का 8 to 10% जो ट्रेडिशनल विनेगर है, विनेगर आप सुनते रहते हो, चाउमीन बनाने में विनेगर यूज हो रहा है, पिकल्स के प्रिजर्वेशन में, आजकल मल्टी क्यूजीन्स जो पूरे वर्ल्ड में बन रहे हैं उसमें विनेगर का इतना ज्यादा यूज है कि अब ट्रेडिशनल वाला परसेंटेज चेंज भी हो गया। कहीं आपको 4% वाला विनेगर मिल जाएगा, 6% वाला भी मिलेगा, 8 to 10%। तो विनेगर का मेन यूज था पहले पिकल्स का प्रिजर्वेशन, आजकल कुछ ज्यादा ही यूज होता है, एप्पल साइडर विनेगर, अलग अलग कैटेगरी के विनेगर आ गए। विनेगर बनता है एसिटिक एसिड से, और डिस्कवर किसने किया था? कोल्बे साइंटिस्ट ने। कब डिस्कवर किया था? 1844 में। उसके बाद मेन डिस्कवरीज में आता है मीथेन, जिसे मार्स गैस भी बोलते हैं, और इसका यूज सीएनजी कॉम्प्रेस नेचुरल गैस में भी होता है। तो यूरिया वाज द फर्स्ट डिस्कवर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। उसके बाद दो मेन डिस्कवरीज आप याद कर लेना कि कोल्बे साइंटिस्ट ने क्या बनाया था? एसिटिक एसिड। और बर्थेलो ने 1856 में क्या बनाया था? मीथेन। अब जब कंपाउंड लैब में बनने लग गए तो सभी स्टूडेंट्स का, उस समय जो भी एस्पिरेंट रहे होंगे, जो रिसर्च वर्क में होंगे, उनका इंटरेस्ट आया कि नहीं अब ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में बन सकते हैं। तो सबने रिसर्च स्टार्ट किया और इतने ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना दिया सबने मिलके कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ब्रांच ही अलग हमें बनाना पड़ गया। पहले केमिस्ट्री में ऐसा ब्रांच होता नहीं होगा क्योंकि वर्जिलियस ने बताया कि लैब में बनाने का कोई फायदा नहीं है। बट जैसे ही डिस्कवरी स्टार्ट हो गई तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ब्रांच बनाया गया, राइट। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप डिफाइन कैसे करोगे? इतना तो आप सबको पता है, 9th 10th के स्टूडेंट हो, कि कार्बन के कंपाउंड ऑर्गेनिक होते हैं, बट कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। क्या कार्बन के सभी कंपाउंड ऑर्गेनिक है? नहीं, इस पे भी डिस्कशन होगा। बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद कार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव। इसमें हम कार्बन और उसके कंपाउंड की बात करेंगे, वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो डिस्कशन हम पूरा कर रहे हैं, इसको आप ध्यान से सुनो और समझो। आपको अपना नोट्स जब बनाना होगा हैंड रिटन, तो आप वीडियो के हेल्प से भी बना सकते हो बार बार देख के। प्लस आपके पास एक ऑप्शन है कि हमारे वेबसाइट infinityIQ.in के ई नोटबुक सेक्शन में जाओगे, आपको प्रॉपर पीडीएफ वहां मिल जाएगा। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को सजेस्ट करता हूँ कि वो अच्छे ढंग से पढ़ाई करना चाहते हैं और अपनी लर्निंग ईजी बनाना चाहते हैं तो उनको वीडियो लेक्चर देखने के बाद नोट्स जरूर बनाना चाहिए। हैंड रिटेन नोट्स जो आपके खुद के होंगे वो बेस्ट होंगे। आपको टॉपिक समझ आ गया, उसको आप फेयर जरूर करो, बार बार उसको पढ़ोगे वहाँ इजी हो जाएगा, राइट। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्यों बनाना पड़ा? क्योंकि बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में बनने लग गए। यदि पूछा जाएगा कि व्हाट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो ये कौन से कंपाउंड्स होंगे? कार्बन के कंपाउंड्स होंगे, कार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। तो क्वेश्चन है कि क्या कार्बन के सभी कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है, कुछ एक्सेप्शन मैं यहाँ आपको बता देता हूँ। एक्सेप्शंस, there are few compounds besides containing carbon atom are not called organic compound। आपसे टीचर पूछते हैं या एग्जाम में आता है कि कार्बन के ऐसे कुछ कंपाउंड बताओ जो ऑर्गेनिक नहीं है, जो इनऑर्गेनिक है। तो आप सबसे पहले बताना CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनेट जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, बाई कार्बोनेट, इस तरीके के जितने भी, हाइड्रोजन कार्बोनेट को ही हम बाई कार्बोनेट बोलते हैं। इन सब में कार्बन है, बट कार्बन होने के बावजूद इनको हम ऑर्गेनिक नहीं बोलेंगे, ये क्या होंगे? इनऑर्गेनिक कंपाउंड, दे आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड। बाकी मीथेन, इथेन, इथीन, एसिटिक एसिड, अल्कोहल, शुगर, ग्लूकोज, ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड है। लाइक देखो अब जब ऑर्गेनिक कंपाउंड काफी बनने लग गए तो केमिस्ट्री का एक नया ब्रांच बना, उसे क्या बोलेंगे बताओ आप लोग? उसे बोलेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कंपाउंड्स को क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड। कुछ एक्सेप्शन लर्न कर लेना। फिर इतने ज्यादा डिस्कवरी के बाद क्या करना पड़ा? साइंस में एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के नेमिंग के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था, IUPAC। 10th के स्टूडेंट्स को IUPAC का फुल फॉर्म लर्न होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी 1 मार्क्स में व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IUPAC भी पूछा जाता है। IUPAC 1919 में ही लॉन्च हो गया था, बट इसके जो रूल्स हैं वो 1930 से
स्टार्ट हुए थे कि पहला रूल बनाया गया कि नेमिंग कैसे करना है। पहले ट्रिवियल सिस्टम ज्यादा चलता था, पुराना नाम, जैसे एसिटिक एसिड को आईयूपीएसी में हम इथेनोइक एसिड बोलते हैं, तो इथेनोइक एसिड आईयूपीएसी नेम है, जो कि बहुत इजी होता है। आगे आपको क्लासेस में समझ आएगा कि आईयूपीएसी ने नेमिंग को कितना आसान बना दिया है। सिमिलरली इथेनॉल, इथेनॉल यदि आप बोलते हो तो आईयूपीएसी नेमिंग है, क्योंकि इथ से आइडिया लग जाता है कि उसमें दो कार्बन है। इथेनोइक एसिड में भी दो कार्बन है, इथेनॉल में भी दो है, जबकि इथाइल अल्कोहल एक कॉमन नेम है, राइट, ट्रिवियल नेम है। तो आईयूपीएसी की फुल फॉर्म क्या है? आई फॉर इंटरनेशनल, यू फॉर यूनियन, पी से प्योर, ए अप्लाइड, सी केमिस्ट्री। तो पूरा क्या हो गया? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, राइट। आईयूपीएसी का काम क्या है कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कवर होंगे उनकी एक प्रॉपर नेमिंग देना ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन देम। जहां भी आपको मिथ दिखेगा, वो चाहे मीथेन हो या मिथेनोइक एसिड हो या मिथेनल हो, मिथ का मतलब उसमें वन कार्बन एटम हो। जहाँ आपको इथ वर्ड दिखेगा, जैसे इथेन, इथीन, इथाइन, इथेनोइक एसिड, इथेनॉल, ये सब में दो दो कार्बन एटम होंगे। तो आईयूपीएसी का जो रूल है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम के बेसिस पे, इसमें बार बार रिवीजन भी होता रहता है। 1961 में, 71 में कुछ नए रूल्स आते हैं, पुराने रूल को थोड़ा मॉडिफाई किया जाता है। आईयूपीएसी का रोल आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी देखोगे कि पीरियोडिक टेबल में जो भी एलिमेंट 100 से ज्यादा वाले हैं, 118 की तरफ, तो उसका आईयूपीएसी ने नेमिंग करना सिखाया। ऑर्गेनिक में तो इसका बहुत बड़ा रोल है ही, राइट। तो आप लोग जरूर से याद कर लेना आईयूपीएसी की फुल फॉर्म, राइट। फुल फॉर्म भी 1 मार्क्स में आ सकता है। अब एक बार मैं बता देता हूँ कि आईयूपीएसी फुल फॉर्म तो हमने लर्न कर लिया लास्ट स्लाइड से। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जरूर लर्न कर लेना आईयूपीएसी के फुल फॉर्म। आईयूपीएसी का जो रूल है उसमें नेमिंग का, वो किस बेसिस पे है? जैसा मैंने आपको बताया कि वो नंबर ऑफ कार्बन एटम के बेसिस पे है, कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के बेसिस पे ये नेमिंग कराएंगे। जैसे मान लो किसी कंपाउंड में एक ही कार्बन एटम है, उसमें मेथ लगा होगा, दो कार्बन एटम है तो एथ, थ्री कार्बन एटम है प्रोप, फोर कार्बन एटम ब्यूट, फाइव कार्बन एटम को क्या बोलेंगे? पेंट। ट्राई करना आप सबके 10 तक तो लर्न हो जाए, बाकी जब आप 11 12 में साइंस के स्टूडेंट होंगे तो 20 तक लर्न कराया जाएगा। कार्बन सिक्स, सिक्स को आप क्या बोलोगे? हेक्स। जैसे सिक्स से कोई एल्कीन हमने बनाया तो हेक्सेन, एल्कीन हेक्सीन, और हेक्साइन हो जाएगा एल्काइन। सी सेवन होगा, राइट। तो सी सेवन को आप क्या बोलोगे? हेप्ट, हेप्टेन, हेप्टीन, हेप्टाइन। सी एट, इसे हम बोलते हैं ऑफ। कार्बन नाइन हो किसी कंपाउंड में तो नॉन। कार्बन 10 हो तो क्या हो जाएगा? डेक। हालांकि ये सफिशिएंट है आपके लिए, फिर भी मैं एक दो जस्ट फॉर नॉलेज, कि कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर 11 12 क्या होगा। तो यदि C11 है किसी कंपाउंड में, तो उसमें आप देखोगे जो प्रीफिक्स या रूट वर्ड होगा, इन सबको हम बोलते हैं रूट वर्ड, इसमें अनडेक लगा होगा। और C12 है तो हम लिखेंगे इसे डोडेक। ये सब इसके रूट वर्ड है, अनडेक, डोडेक, ट्राइडेक। हालांकि सिलेबस का ये पार्ट नहीं है, नॉलेज के लिए कभी कभी थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा हम कर लेंगे, क्योंकि फ्यूचर में यदि आप साइंस स्टूडेंट होगे तो आपको थोड़ी क्यूरियोसिटी होगी कि इसके बाद क्या बोलते होंगे। प्रैक्टिस के बाद सबको लगता है कि क्यों ना दो चार और कर लिया जाए, राइट। तो मेथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक, नॉन डेक, 10 तक आपको लर्न करना है। तो आईयूपीएसी ने जो रूल बनाया था, आई थिंक आपको थोड़ा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम उस पर और डेप्थ एंड डिटेल में डिस्कशन करेंगे, चैप्टर को और इंटरेस्टिंग और इजी बनाएंगे, हिस्ट्री से पढ़ेंगे, हर एक कंपाउंड के जनरल लाइफ में कोई यूज है वो मैं जरूर बताऊंगा। बहुत बच्चे इससे परेशान रहते हैं कि सर इसका कोई यूज नहीं, हम क्यों पढ़ रहे हैं, बट हर एक कंपाउंड का आपके जनरल लाइफ में कहीं ना कहीं यूज तो है ही, राइट। तो प्रैक्टिकली पढ़ेंगे, बीच बीच में हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी करते रहेंगे। तो आज का डिस्कशन आपका यहाँ तक मेन था, बस नेक्स्ट क्लास में इस पे थोड़ा ज्यादा डिटेल में जाऊंगा। कोवेलेंसी चार्ट, बहुत बच्चों को ये प्रॉब्लम है कि वो फॉर्मूला बनाना तो सीख जाते हैं, एल्कीन, एल्कीन, एल्काइन कंपाउंड का, बट स्ट्रक्चर बनाते समय उन्हें प्रॉब्लम आता है। वो प्रॉब्लम क्यों आता है? क्योंकि उन्हें ये पता ही नहीं है कि कौन से एलिमेंट कितने बॉन्ड बनाएंगे, उसकी मोड ऑफ लिंकिंग क्या होगी, कितने तरीके से बनाएंगे। तो एक ब्रीफ या इंट्रोडक्शन दे देता हूँ मैं कि देखो, सबसे पहले हाइड्रोजन पे आते हैं। हाइड्रोजन इज मोनोवैलेंट। मोनोवैलेंट का मतलब क्या होता है? कि हाइड्रोजन अपने कंपाउंड में हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाएगा, मतलब वो सिंगल बॉन्डेड होगा, राइट। सेकेंड, हेलोजेंस आर मोनोवैलेंट। अब हेलोजन क्या है? ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में, फ्लोरीन, क्लोरीन,
ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब मोनोवैलेंट है। मोनोवैलेंट का मतलब सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, सिंगल बॉन्डेड हमेशा होंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट पे, ऑक्सीजन इज डाईवैलेंट। डाईवैलेंट का मतलब क्या है, अब समझ आ रहा होगा आप लोगों को, दो बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी। अब ये जो दो बॉन्ड बनाएगा या तो दोनों सिंगल हो जाएंगे, राइट, या डायरेक्टली वन डबल हो जाएगा। समझ आ रहा है आप सबको। हाइड्रोजन और हेलोजन क्या है, मोनोवैलेंट, हैविंग टेंडेंसी टू फॉर्म ओनली सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। ऑक्सीजन डाईवैलेंट है, दो बॉन्ड बनाएगा, दो तरीके से बनाएगा। नाइट्रोजन इज ट्राईवैलेंट। ट्राईवैलेंट मतलब इसमें तीन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी है। ऑप्शन देखो क्या क्या है, ऑल थ्री सिंगल, वन डबल वन सिंगल, डायरेक्टली वन ट्रिपल। मतलब ये पॉसिबिलिटीज हैं कि नाइट्रोजन ट्राईवैलेंट है, तीन बॉन्ड बनाता है, तो कितने तरीके से बनाएगा, ऑल थ्री सिंगल, वन डबल वन सिंगल वन ट्रिपल, कितनी पॉसिबिलिटीज हैं। और सबसे ज्यादा, अब ऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं तो कार्बन को तो आप ऐसे ही इग्नोर नहीं कर सकते, कार्बन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये टेट्रावैलेंट है। कार्बन अपने कंपाउंड्स पे चार बॉन्ड बनाता है, बट इसके भी फोर डिफरेंट वेज होते हैं। चारों बॉन्ड इसके सिंगल हो सकते हैं, वन डबल टू सिंगल, वन ट्रिपल वन सिंगल, या बोथ डबल हो सकता है। तो कार्बन में जो चार बॉन्ड बनाने की पॉसिबिलिटी है वो भी फोर डिफरेंट है, ऑल फोर सिंगल, वन डबल टू सिंगल, वन ट्रिपल वन सिंगल और बोथ डबल। इसके अलावा फास्फोरस सल्फर फ्यूचर में पढ़ाया जाएगा, बट 9th और 10th के स्टूडेंट्स के लिए तो इतना सफिशिएंट है। हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है, सिंगल बॉन्ड बनाया। हेलोजन मोनोवैलेंट है, सिंगल बॉन्ड। ऑक्सीजन डाईवैलेंट है, डबल बॉन्ड, दो तरीके से दो बॉन्ड बनाएगा। नाइट्रोजन ट्राईवैलेंट है, इसके थ्री डिफरेंट वेज हैं। और कार्बन टेट्रावैलेंट है, इसके फोर डिफरेंट वेज हैं, राइट। तो आज का जो इंट्रोडक्शन क्लास था ये आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ आ रहा होगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। और आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट में बता सकते हो, या हमारे पोर्टल पे कुछ और भी ऑप्शन है, देखो हम कैसे कनेक्टेड रहेंगे। बस मुझे ये चाहिए कि आपकी जो भी क्वेरी हो आप बिना हेजिटेशन के वो क्वेरी हमें रेज करो कि सर ये नहीं समझ आया, यहाँ प्रॉब्लम आ रहा है, किसी भी तरीके की परेशानी हो। क्योंकि अभी आप पोर्टल पे न्यू हो तो आपको हेल्प की ज़रूरत होगी। तो पोर्टल पे देखो, सबसे पहले तो हमारा एक वेबसाइट है infinityIQ.in। इस वेबसाइट पे आपको सभी टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। लैक ऑफ प्रैक्टिस के कारण भी रिजल्ट आजकल बच्चों का खराब हो रहा है, तो टाइम टू टाइम इस पे प्रैक्टिस कर सकते हो। इस पे आपको हमारा आगे एक यूट्यूब चैनल है इन्फिनिटी IQ प्लस के नाम से। इस यूट्यूब चैनल पे आपको टाइम टू टाइम वीडियो लेक्चर मिलते रहेंगे। एग्जाम के टाइम पे हमारे ग्रुप के सभी टीचर आपको फुल सपोर्ट करेंगे। उससे पहले हम लाइव आते हैं आपके डाउट्स, जो कि टू वे इंटरेक्शन होता है। आप चैट पे अपने डाउट्स लिखोगे, हम आपको वहीं पे रिप्लाई करेंगे लाइव लेक्चर्स के थ्रू। हमारा ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हो यदि आप लाइव क्लासेस ऐप से लेना चाहते हो। यूट्यूब पे जो पढ़ाई है चलो वो समझ तो आ जाएगी, बट ये ऑर्गेनाइज नहीं है। जैसे एक शेड्यूल होता है ना स्कूल का, या आप कोचिंग सेंटर ऑफलाइन जाते हो तो एक शेड्यूलिंग के थ्रू पढ़ाई करना चाहते हो, तो वो अवेलेबल होगा हमारे साइट और ऐप के थ्रू। बाकी आपको कोई भी हेल्प चाहिए किसी भी टाइप का, आप यूट्यूब से कनेक्ट कर सकते हो। support@infinityIQplus.com पे जाके अपना क्वेरी रेज कर सकते हो। हमारे वेबसाइट पे हमारे व्हाट्सएप नंबर भी है, वहां से भी आप क्वेरी कर सकते हो। कोई भी डाउट हो आप प्लीज हमें बताओ, ताकि हम जल्दी उसका सोल्यूशन निकालें। हम ऐसे ही कनेक्टेड रहेंगे पूरे साल, और ट्राई करेंगे कि हर एक चीज काफी डिटेल और इंटरेस्टिंग वे में पढ़े, राइट। और आपके लिए केमिस्ट्री में आसान बनाने की कोशिश करूंगा। बाकी हमारे टीचर भी प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, वो भी ऐसे ही ट्राई करेंगे कि आपका हर एक सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग हो, आपको कहीं भी कोई डाउट ना हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये वीडियो लेक्चर काफी यूजफुल रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Follow and subscribe us for more.